ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो जहन्नुम का दरवाजा खोल देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से धमकी। G7 इजलास के मौके पर अमीर कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ फ्रांस में अलग अलग मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ईरान के साथ मुआहदे पर खुश, इसराइल से नाखुश। तेहरान से मुआहदे को मुनसिफाना करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान के हवाले से जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा दे दिया। कहा कि अमरीका के बगैर इसराइल ना होता। नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। आप हर बार किसी शख्स को ढूंढने की पूरी रिहायशी इमारत नहीं गिरा सकते। इमारत में बहुत सारे लोग होते हैं और सबका ताल्लुक हिजबुल्लाह से नहीं होता। ट्रंप का ईरान मुआहदे से मुतालिक जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। अमीर कतर से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान के साथ मुआहदा कामयाब होना चाहिए। जुमे तक आबना हरमुज़ बगैर टोल के मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। अमीर कतर बोले, अभी बहुत काम करना बाकी है। पूरे मशरिक़ वस्ता में मुआहदे के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका के साथ हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिन तौर पर जुमे को शुरू होगा। आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में किए जाएंगे। पहले मरहले में आबना हरमुज़ की सूरत हाल, अमरीकी नाकाबंदी और हमलों से मुतासरा ईरानी बुनियादी ढांचे की बहाली पर बातचीत होगी। दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। लबनान पर किसी भी इसराइली हमले और किसी इलाके पर कब्जे को मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुफाहमत यादाश्त पर एक तरफ अमरीका और इसराइल, दूसरी जानिब ईरान और हिजबुल्लाह फरीक हैं। गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग में अब्बास अराग़ची ने बताया कि वाशिंगटन से मुज़ाकरात के लिए 60 रोज रखे गए हैं। मुआहिदे के तहत जौहरी मुआयनाकारों को ईरान में दोबारा दाखिले की इजाज़त होगी। मुआहिदे पर अमल दरामद की सूरत में खलीजी ममालिक ईरान को $300 अरब देंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का CNN को इंटरव्यू में दावा। कहा कि IAEA और अमरीका अफजूदा यूरेनियम को ख़त्म करने में अमरीका की मदद करेंगे। ईरान आबना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई टोल वसूल नहीं करेगा। ईरान को जहाज़ों से सर्विस फीस लेने की इजाज़त होगी। कुछ अनासर तेहरान को मिलने वाले फ़ायद को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। मुफाहमत यादाश्त का मतन जुमे को रस्मी दस्तखती तकरीब के बाद जारी किया जाएगा। जौहरी मुआयने की तारीख का तयन भी जुमे को ही किया जा सकता है। ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। स्विट्ज़रलैंड की वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, मुआहदे पर दस्तखत जनीवा नहीं बल्कि बर्जनस्टाक रिजॉर्ट में होंगे। पाकिस्तानी और कतरी सालिसों ईरान और अमरीका की तजवीज़ पर इस मकाम को मुंतखब किया गया। सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल होने को सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। बर्जनस्टाक रिजॉर्ट में दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब जुमे को होगी। पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। पाकिस्तान की सालसी के बाइस अमरीका और ईरान के दरमियान पहले जंगबंदी फिर मुआहिदा तय पाया। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीब में शिरकत का इम्कान, JD वेंस की शिरकत की तस्दीक। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़र ग़ालिबाफ मुआहिदे के लिए जनीवा जाएंगे। अमरीका ईरान मुआहिदे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को बैक गियर लग गया। गुज़िश्ता 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की $78 फी बैरल में फ़रोख्त का सिलसिला जारी। अमरीकी WTI $76 फी बैरल की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,80,392 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। अमरीका जौहरी रियायतें मांग रहा है। हतमी मुआहदे में ईरान की इन पर आमादगी मशकूक है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर रेटक्लिफ ने सदर ट्रंप को रिपोर्ट दे दी। मुफाहमत यादाश्त पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इतवार को मुआहदे के ऐलान से कबल ट्रंप और उनके मुशीरों के दरमियान कई इजलास हुए, जिसमें खुफिया इदारों की मालूमात का जायज़ा लिया गया। मालूमात से पता चला कि ईरानी ओहदेदार आपस में इस मुआहदे पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उससे मुताबिकत नहीं रखती जो सालिसों और अमरीका को बताया जा रहा है। सदर ट्रंप की टीम में रेटक्लिफ ने ही नहीं बल्कि वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफ़ा ने भी मुफाहमत यादाश्त पर तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। वाइट हाउस ओहदेदार ने मुफाहमत यादाश्त का दिफ़ा किया।
ایران کے خلاف جنگ نے امریکہ کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی کہتے ہیں کہ جنگ نے امریکہ کو بے اعتبار اور اسرائیل کے زوال کو مزید تیز کر دیا ہے۔ آبنائے باب المندب ان مزاحمتی قوتوں کے لیے وننگ کارڈ ثابت ہوئی ہے۔ بات چلی تو امریکی جہاز بھی بحیرہ احمر کو عبور کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم نے دشمنوں اور ثالثوں سے مکمل اختیار پر بات کی۔ لبنان کے معاملے میں میدان اور سفارتکاری دونوں نے مزاحمت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان کا کردار ثالث کا ہے۔ پاکستان ہیڈ لائنز ڈپلومیسی پر یقین نہیں رکھتا بلکہ عمل کی کامیابی چاہتا ہے۔ معاہدے پر تمام رابطہ کاری وزیر اعظم اور فارن آفس کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اعلیٰ سیکیورٹی حکام کی صحافیوں سے گفتگو۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق امریکہ ایران معاملے پر پاکستان ایک ایسے ایشو کو ڈیل کر رہا ہے جو بہت پیچیدہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا اس میں ایک ہی انٹرسٹ ہے، وہ امن اور استحکام کا ہے۔ اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس کے سنگین نتائج ہوتے۔ ابھی بھی اس معاملے میں بگاڑ پیدا کرنے والے موجود ہیں۔ اسرائیل کا انٹرنیشنل میڈیا پر اثر و رسوخ ہے۔ قطر، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور UAE کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ ان سب ممالک نے پاکستان کی امن کی کوششوں اور خواہش پر لبیک کہا۔ عباس عراقچی کے بھارت کے دورے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت میں طے پانے والی مفاہمتوں کا خیر مقدم کیا۔ چینی وزیر خارجہ کا عالمی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف۔ پاکستان کی فعال سفارتی کوششوں اور مضبوط ثالثی کردار کی تعریف۔ کہا، ایران امریکہ مفاہمت خطے میں پائیدار امن و استحکام کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے علاقائی امن و استحکام کی بحالی کے لیے چین کی اہم کاوشوں، صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی تجویز اور پاک چین 5 نکاتی اقدام کو سراہا۔ تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% اضافے کی تجویز۔ پنجاب حکومت کا 5,903 ارب کا بجٹ پیش کیا گیا۔ صوبائی آمدن کا ہدف 1,209 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ ترقیاتی امور کے لیے 752 ارب روپے، صحت کے لیے 500 ارب، تعلیم کے لیے 750 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ سڑکوں کی بہتری کے لیے 100 ارب کی لاگت سے منصوبہ متعارف کرایا جائے گا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 170 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ 1000 cc سے زائد گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس میں اضافے کی تجویز ہے۔ 20 سال کے بعد ٹرکوں اور کمرشل گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کی شرح پر نظر ثانی کی سفارش۔ پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی ای پے سسٹم کے ذریعے لازمی قرار دینے کی تجویز۔ پراپرٹی ٹیکس کی تاخیر سے ادائیگی پر سرچارج ماہانہ کے بجائے سماہی بنیادوں پر وصول کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کو ریلیف دینے کے لیے کپاس پر عائد ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ زرعی انکم ٹیکس کی شرح میں اضافے کی تجویز۔ 12.5 سے 25 ایکڑ زرعی زمین پر ٹیکس 300 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے فی ایکڑ کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بجٹ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی ایوان میں موجود تھیں۔ ہم نے پہلے بھی عوام دوست بجٹ دیا تھا، اس بار بھی کوشش کی کہ بہترین بجٹ پیش کیا جائے۔ NFC شیئر کم ہونے کے باوجود عوام کو اپنے وسائل سے ریلیف دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ وزراء محنت کر رہے ہیں، عوامی خدمت ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ وفاقی حکومت کو دفاع اور دیگر مد میں پنجاب نے سب سے زیادہ شیئر دیا ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کا عہد پورا کرنے کے لیے عدالت میں بھی ویڈیو لنک میٹنگ کرتی رہی۔ پنجاب کے عوام کی ترقی کے سفر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ریلیف اور خدمت کا سفر پہلے کی طرح جاری رہے گا۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ 2508 ارب روپے کا مجوزہ غیر ترقیاتی بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ میں کوئی نئی ترقیاتی اسکیم شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ تمام سرکاری محکموں کے اخراجات میں 10 سے 20% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت وسائل میں اضافے اور محصولات سے متعلق اجلاس۔ صوبے کی مالی خود مختاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں اضافے پر غور۔ مراد علی شاہ کی محصولات بڑھانے اور ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع، شفافیت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور۔ کہا، وسائل میں اضافہ عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کا آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ بھی آج پیش کیا جائے گا۔
वफाकी बजट से मुताल्लिक हमें कुछ और बताया गया, किताबचे में कुछ और लिख दिया। पीपल्स पार्टी ने आदाद शुमार पर हुकूमत के सामने एतराज़ात उठा दिए। नवीद कमर और शेर रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी वफ्द की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पीपी रहनुमाओं ने एतराज़ उठाया कि बजट की आदाद शुमार पीपल्स पार्टी को बताए गए डेटा से मुख्तलिफ हैं। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार ने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। बाद में इसहाक डार और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर कयानी की बिलावल भुट्टो के दफ्तर आमद बजट से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि बजट के मामले पर हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, आइंदा भी होंगी। बिलावल का कहना था कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से पुरएतमाद हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 4 अरकान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। IPP में शमूलियत इख्तियार करने वालों में 2 अरकान गांछे, 1 दियामर और 1 गिजर से है। चारों आज़ाद अरकान ने अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम मराहिल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन का भी कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बिजली फराहमी मनसूबे के तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत उठाएगी। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए 18 मेगावाट का मनसूबा है। गिलगित, सकरदू, चल्लास और खपलों में 82 मेगावाट के मनसूबे हैं। PTI सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से निकल चुकी है। हम कमेटियों में नहीं जा रहे, अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बानी से मुलाकात न होने पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, अडियाला जेल मंगल के दिन मुकर्ररा मुलाकात के बावजूद रसाई न मिल सकी। अक्टूबर 2025 से हर मुलाकात के दिन अडियाला जेल आ रहे हैं। बानी चेयरमैन की फैमिली और वकाला तक रसाई न देना गैर इंसानी तर्ज अमल है। सलमान अकरम राजा बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 माह का बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बात हो चुकी है। आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है। ईरान मुआहिदे से मुआशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। सप्लाई चेन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। हमेशा मुज़ाकरात और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की है। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए फ़ाल किरदार अदा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहते हैं कि वफाकी बजट मुआशी तरजीहात और इस्लाहाती समत का अक्कास है। मुआशी तखमीनों में इलाकाई गैर यकीनी के मुआशी असरात शामिल हैं। स्वाबदीदी इख्तियारात में कमी और मुअस्सर तर्ज हुक्मरानी पर तवज्जो दे रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सच्ची बात करते हैं, इसीलिए मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान ने उन पर भरपूर एतमाद किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे कि जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था, इसीलिए पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला की मुहर्रम उल हराम में उलमाए कराम से एकजहती का पैगाम देने की अपील। बोले कि दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना है, फ़िरक़ावारियत से इज्तनाब करने में ही आफ़ियत है। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क में सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में दहशत गर्दी का मंबा अफ़गानिस्तान है। मैं खुद 2 मरतबा मुज़ाकरात के लिए गया। अफ़गान तालिबान हर बात मान रहे थे मगर लिख कर देने को तैयार नहीं थे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हमने अफ़गानिस्तान से आने वालों की मेहमान नवाजी की। उन लोगों ने 40 साल तक हमारा नमक खाया है। दहशत गर्दों को पनाह न देना उनकी भी जिम्मेदारी है। मुतअद्दिद अरकान ने बलोचिस्तान की सूरत हाल बयान की। ये सूरत हाल 1-2 दिन में पैदा नहीं हुई। दहशत गर्दों ने बलोचिस्तान में सफ़र करना मुश्किल बनाया हुआ है। पहाड़ों से लोगों को नीचे बुलाया गया, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि अपना दामन आग से बचाते रहें, किसी और का जल जाए। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी ख़त्म करने की जिम्मेदारी हम सब की है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने NFC एवार्ड के फार्मूले पर सवाल उठा दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जब आबादी की बुनियाद पर सूबों को रकम मिलेगी तो कौन सा सूबा आबादी कंट्रोल करना चाहेगा। तजवीज़ दी कि NFC एवार्ड 50% आबादी की बुनियाद पर और 32% आबादी कंट्रोल करने की बुनियाद पर दिया जाए। आबादी बढ़ने का यही तनासुब रहा तो 2035 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर तक पहुँच जाएगा। हमें 3000 से ज़ायद अस्पताल और 2 करोड़ नए घर चाहिए। हमसाया ममालिक ने आबादी कंट्रोल कर ली है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर और सेनेटर फैसल वावदा आमने सामने। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में तल्ख जुमलों का तबादला। हारून अख्तर ने फैसल वावदा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने मेरे बारे में कहा मैं इस हुकूमत में जहेज़ में आया हूँ, मुझसे बड़े जहेज़ में तो आप आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ फाइनेंस कमेटी के इजलास में फैसल वावड़ा ने कहा था कि हारून अख्तर हर हुकूमत को जहेज़ में मिलता है और मौजूदा हुकूमत को भी मिला हुआ है। फैसल वावड़ा ने हारून अख्तर पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो वजारत इंडस्ट्रीज़ की गाड़ियों के मयार के इशू पर हुकूमत को 125 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। मेरा किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं, पाकिस्तान में डाके नहीं डालने दूंगा।